जय हिंद वंदे मातरम। जब से 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु हुई है, तब से लगातार बॉलीवुड के ऊपर भाई भतीजावाद, ड्रग्स वगैरह और नशीले पदार्थों के सेवन के काफ़ी सारे आरोप लगे हैं। आरोप ये भी लगे हैं कि कुछ घराने ऐसे हैं जिन्होंने कि पूरे बॉलीवुड के ऊपर कब्जा करके रखा है और अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति बॉलीवुड में सरवाइव नहीं कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम देखते भी हैं कि कई सारे स्टार किड्स ऐसे रहते हैं जिनको ना एक्टिंग का आता है ना फिर ना डांस का डी आता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपनी एक्टिंग के दम पर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब कुछ भी नहीं आता उनको, उसके बावजूद भी उनको लगातार मूवीज़ मिलती रहती हैं। जबकि कई सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको कि अपने समय का इंतज़ार करना पड़ता है और कई लोगों को तो वो मौका भी नहीं मिलता। पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये दो ऐसे नाम हैं जो कि शायद अगर ओटीटी नहीं होता तो उनकी इतनी ख्याति भी नहीं मिल पाती, लेकिन आज की डेट में दोनों स्थापित हुए हैं और सिर्फ अपने दम पर हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो बॉलीवुड में एक कल्चर है भाई भतीजेवाद का, वो तो है ही सही। तो ऐसे में क्या कुछ चीज़ें कैसे काम करती हैं और किस तरीके से आउटसाइडर्स को बाहर ही रखा जाता है, ज़रा जान लेते हैं इस वीडियो में। रणवीर सिंह हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहे। इसकी वजह थी रणवीर ने यशराज फिल्म्स के साथ 12 साल पुराना प्रोफेशनल रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। रणवीर और यशराज फिल्म्स टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के रास्ते अलग हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि असल में इसकी वजह यशराज के साथ रणवीर की पिछली फिल्मों मतलब 83 और जयेश भाई जोरदार का बुरी तरह से फ्लॉप होना है। कुछ ने यह भी कहा कि रणवीर के संभावित प्रोजेक्ट्स मतलब ब्रह्मास्त्र 2 के दूसरे सितारे मतलब केजीएफ फेम यश और ऋतिक रोशन की कास्टिंग की अफवाह उड़ना भी यशराज से रणवीर के नाराज़ होने की वजह था, क्योंकि एक्टर की ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही थी। हालांकि ना तो रणवीर और ना ही यशराज ने अभी तक इस बारे में कोई बयान दिया है। बावजूद इसके बॉलीवुड हंगामा ने इस पूरे मामले में अपने सोर्सेज के हवाले से बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक यशराज के साथ रणवीर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था। रिन्यू से पहले रणवीर ने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस से यशराज को मिलने वाले कमीशन को कम करने का अनुरोध किया, लेकिन यशराज की टैलेंट एजेंसी इसके लिए तैयार नहीं थी और रणवीर ने रिश्तों को खत्म करने का फैसला कर लिया। रणवीर को 12 साल पहले यशराज फिल्म्स में ही बैंड बाजा बारात से लॉन्च किया था। रणवीर एक कारोबारी परिवार से हैं और कहा यह भी जा सकता है कि उनके पिता ने बेटे के करियर के लिए उनकी पहली फिल्म में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। शुरुआती नाकामियों के बाद रणवीर बड़े सितारे बने। हालांकि यशराज के साथ पहली फिल्म करने की वजह से वो इंडस्ट्री का एक चर्चित चेहरा तो बन ही चुके थे। यशराज और रणवीर के जो यहाँ पर पूरे प्रोफेशनल रिश्ते खत्म हुए, मेरे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये बात माननी पड़ेगी कि रणवीर सिंह एक बड़ा नाम बन चुका है और फिल्मों के साथ 3 दर्जन से भी ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट भी उनके हाथ में। आगे की कहानी का यशराज और रणवीर के मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि मैं जो ये कहानी आपको बताने जा रहा हूँ उससे एक मिलता जुलता मामला सुशांत सिंह राजपूत और यशराज फिल्म्स का भी देखने को मिला था। सुशांत को भी यशराज ने ही लॉन्च किया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहा गया कि कुछ लोगों ने उनके करियर को तबाह करने की कोशिश करी थी। उन्हें कुछ फिल्मों से निकाला गया था। उनकी एक फिल्म पानी को प्रभावित किया गया था जिसे शेखर कपूर बनाना चाहते थे। शेखर कपूर ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे। सुशांत के मामला अभी कोर्ट में और उसमें एजेंसियां जांच कर रही हैं। बावजूद इसके अगर हम सुशांत, यशराज फिल्म्स या फिर रणवीर सिंह को ही लेकर किसी कंक्लूजन की स्थापना कर ही नहीं सकते। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें यशराज या रणवीर या फिर किसी और का कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बॉलीवुड के महान घराने आखिर किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। एक कानूनी दायरे में बंधुआ प्रथा को ही चलाते रहते हैं और आपको एकाधिकार बनाए रखते हैं। किस सितारे को कितना बड़ा होना है, कौन सी फिल्म करनी है, ये तय करते हैं और उसकी प्रतिभा और मेहनत से कई गुना कमाई बिना नून फिटकरी लगाए महज एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ज़िंदगी भर लगान की तरह वसूलते रहते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। बॉलीवुड के महान और बड़े बैनर जब किसी नए सितारे को अपनी फिल्मों के जरिए लॉन्च करते हैं तो उनकी टैलेंट एजेंसियां लॉन्च होने वाले सितारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। भले ही बैनर की फिल्म में सितारे ने खुद पैसा इन्वेस्ट किया हो, पर बैनर अपने ब्रांड की कीमत वसूलता है। बैनर इसीलिए ब्रांड की कीमत वसूलता है क्योंकि उसकी अनुमति के बिना उसके रिंग में आप ना तो उतर सकते हैं और ना ही आप फाइट कर सकते हैं। आप भले ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, ये मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बॉलीवुड के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप मरियल हैं तो भी आपको विजेता स्टार बनाया जा सकता है। उसके पास नाना प्रकार के रास्ते हैं, हथकंडा है, क्योंकि बैनर की वजह से आपकी फिल्मों को स्क्रीन मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बैनर की वजह से फिल्म में रुचि लेता है। मीडिया भी बैनर की वजह से ही किसी फिल्म की औकात तय करता है। व्यापक दर्शक भी बैनर की वजह से ही फिल्मों को देखने जाते हैं। बावजूद इसके बैनर हिट होने की गारंटी नहीं देता, मगर स्टार बनाने के रास्ते तो बना ही देता है। कॉन्ट्रैक्ट में आपका भविष्य भी तय होता है। आप दूसरे निर्माताओं के साथ काम नहीं कर सकते। अगर दूसरे निर्माता आपको लेना चाहते हैं तो अंतिम फैसला कॉन्ट्रैक्ट रखने वाली कंपनी का होगा। दूसरे निर्माताओं से आपको जो फीस मिलेगी उसमें भी एक बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर वाले अपने पास रखते हैं। आप किसी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली निर्देशक या बैनर के साथ काम करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका करियर ये आपको संवार देगा,
वह प्रोजेक्ट शर्तिया हिट होने की क्षमता रखता हो, लेकिन बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्ट रखने वाला बैनर ही तय करेगा कि आप वो फिल्म करेंगे या नहीं। वो आपकी इच्छा के बावजूद आपको मना कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले की इच्छा है कि आप कितने बड़े सितारे बनेंगे, आपकी प्रतिभा और मेहनत चूल्हे में जाए भाड़ में जाए। कॉन्ट्रैक्ट रखने वाला चाहेगा तो आपको फिल्मों के ऑफर मिलेंगे, बावजूद मुंबई के किसी फ्लैट में बैठकर मक्खियाँ मारते नजर आएंगे और आप कहीं भी उसकी शिकायत तक नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में तमाम तरह की शर्तें होती हैं। आप बड़े सितारे बन जाते हैं, आपको ढेरों ब्रांड मिलते हैं, तो उसमें भी एक्टर की कमाई से लगान वसूला जाता है। हीरोइन के कॉन्ट्रैक्ट में अफेयर, रिलेशनशिप, शादी और उनकी प्रेगनेंसी तक तय हो सकती है। हालांकि ऐसे मामले सुनने को नहीं मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ फिल्मों को लेकर प्रेगनेंसी की शर्तें तो सामने आ ही चुकी हैं। कुल मिलाकर बंधुआ मजदूरी एक सभ्य कानूनी तरीका है लोगों को जो कि करना पड़ती है, क्योंकि बॉलीवुड में महान घरानों का एकाधिकार ही कुछ ऐसा है। आप कुड़ते रहेंगे लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि हम जिन बड़े बड़े सितारों को देखते हैं उनमें से कई सारे ऐसे ही तमाम बंधुआ मजदूर निकले। चूंकि बॉलीवुड में चीज़ें महान घराने मिलकर तय करते हैं, तो भला आखिर उन्हें कौन ही चुनौती देगा, जबकि ये आपकी सहमति से कानूनी दायरे में पेशेवर तरीके से किया जा रहा है। कल्पना की जा सकती है कि बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में किसी सामान्य आउटसाइडर या फिर अभिनेता के तौर पर करियर बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, जबकि आज की डेट के बड़े बड़े सितारे भी इसी पूरे मायाजाल में फंसे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस सामने आ चुके हैं। और सिर्फ एक्टर की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे सिंगर्स भी होते हैं जो कि इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्योंकि उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। लेकिन ऐसे में कई बार जो सिंगर अपनी आत्मा से गाना गाते हुए फेमस होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कई बार देखा गया है कि उसके गानों में से वो आत्मा ही निकल जाती, या यूँ कहें कि उसके गानों में वो दम नहीं रह जाती। और कुछ ऐसा कई सारे केसेस में देखने को मिल चुका है और कई सारे सिंगर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बर्बाद भी होते हुए देखे जा चुके हैं। ऐसे में या तो आप उस बहती गंगा में हाथ धो लें और अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हुए आगे बढ़ते जाएं, या फिर अगर आपको सर उठा के अपने लिए आवाज़ उठानी है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़े व्यापक तौर पर अपने लिए अपना खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई किसी के फटे में टांग अड़ाना पसंद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ही अपनी गर्दन को तलवार पर लिए बैठे होते हैं। उनको ही पता होता है कि अगर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की कोशिश करी या ज़रूरत से ज़्यादा महात्मा बनने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उनकी इमेज को लेकर भी सवाल किया जाएगा कि आखिर तुम होते ही कौन हो। तो ऐसे में यहाँ पर बस एक बहुत अच्छी सी शांति बनाई रखते हैं सब लोग, और कमरे में जो हाथी मौजूद है उसके बारे में कोई बात करना ही पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, हाथी मौजूद है ये पता सबको होता है और इसीलिए हर कोई उसकी तरफ ध्यान भी देता है। लेकिन बस बात ये होती है कि जब वो हाथी किसी को कुचल रहा होता है तब कोई किसी की मदद को आगे नहीं आता। आपका क्या कहना है इस पूरे भाई भतीजावाद और इस बंधुआ मजदूरी को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।